क्या काम करता है, ठीक है? इसके आगे पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन अगर हम यूज़ ना करें तो क्या दिक्कत आएगी और सिंक्रोनाइजेशन से उसको कैसे हटा सकते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है, ये अगर ये एग्जांपल आप देख रहे हो, तो इसमें क्या दिख रहा है कि हमने एक थ्रेड बनाई है, ठीक है? ये थ्रेड बनाई है माई थ्रेड नाम से, इसको इम्प्लीमेंट किया है रनेबल इंटरफेस से, और इसमें हम कुछ नहीं कर रहे हैं, 1 से लेके 5 तक प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है? और इसमें ये ऐसे प्रिंट करा रहे हैं कि हमने थ्रेड का नाम और जो थ्रेड इसको 0 से 5 तक प्रिंट कर रही है वो, ठीक है? और उसके बाद हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए थ्रेड के, जैसे रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं तब इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनते हैं। पहले थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाओ, अपनी जिस थ्रेड है उसका ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर जो थ्रेड क्लास है उसमें वो ऑब्जेक्ट पास कर दो। तो 2 थ्रेड बना लिए हमने, T1 और T2, दोनों को स्टार्ट किया। तो जब हम रिजल्ट देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हो सकता है कि कई बार हमको रिजल्ट मिलेगा इनकंसिस्टेंट, मतलब बीच बीच में कभी जीरो थ्रेड एग्जीक्यूट होगी, कभी 1 थ्रेड होगी, कभी 0, कभी 1, इस तरीके से बीच बीच में थ्रेड एक दूसरे का इंटरफेयर करती रहेंगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक थ्रेड एग्जीक्यूट हो जाए फिर दूसरी थ्रेड हो जाए। एक आध बार हो सकता है ऐसा कि पहले 0 थ्रेड पूरी एग्जीक्यूट हो जाए फिर 1 थ्रेड हो जाए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। बीच बीच में थ्रेड इंटरफेयर करती ही रहेगी, ठीक है? तो देखते हैं, ठीक है? तो ये हमने ये जो कल प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है? और हम थ्रेड का नाम और उसकी वैल्यू कि वो क्या वैल्यू प्रिंट कर रही है। उसके बाद हमने थ्रेड का ये ऑब्जेक्ट बनाया अपनी, जिसको हमने थ्रेड बनाया है, और 2 थ्रेड स्टार्ट करके चालू कर दी। तो पहले इसको रन करके देखो, तो दिक्कत क्या आती है जैसे कल बताया था, थ्रेड जीरो। तो अभी आपको दिख रहा है जैसे पहले थ्रेड 0 पूरी एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। जैसे थ्रेड ये 0 है, ये पहले एग्जीक्यूट हो गई, लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं है। जब आप इसको कई बार चलाओगे या फिर इसका नंबर बढ़ा दो, ठीक है? इसको हमने 100 कर दिया, तो तो हम देखेंगे कि ये थ्रेड है ना, ऐसा नहीं होगा कि पहले थ्रेड 0 एग्जीक्यूट हो जाए या पहले थ्रेड 1 हो जाए। जो भी थ्रेड पहले आएगी वो, ऐसा नहीं होगा कि वो पहले अपना काम पूरा कर ले उसके बाद दूसरी थ्रेड करे। ये होगा कि बीच बीच में एक दूसरे का काम खराब करती रहेंगी। ओके, हाँ, थ्रेड 0, हाँ देखो, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले थ्रेड 0 स्टार्ट हुई और इसने, हाँ, इसने 1 से लेके 13 तक प्रिंट किया, ठीक है? उसके जब वो अपना काम कर रही थी इसके बीच में थ्रेड 1 एंटर हो गई, ठीक है? तो थ्रेड 1 ने यहाँ से लेके थ्रेड 1 ने अपना काम किया कहाँ तक, थ्रेड 1 ने अपना पूरा काम कर लिया, उसके बाद फिर से थ्रेड 0 आ गई। तो इसको बोलते हैं कि थ्रेड एक दूसरे को काम नहीं करने दे रही, हर थ्रेड सोच रही है कि मैं पहले काम कर लूँ, मैं पहले अपना काम फिनिश कर लूँ। दोनों थ्रेडों का काम क्या है, 1 से लेके 100 तक प्रिंट करना, ये दोनों थ्रेडों का काम है। तो थ्रेड 0 भी सोच रही है कि मैं अपना काम फिनिश कर लूँ पहले, थ्रेड 1 भी सोच रही है मैं अपना काम पहले फिनिश कर लूँ, ठीक है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम ऐसी चीज़ कर दें कि जिससे क्या हो कि एक बार में एक थ्रेड एग्जीक्यूट करे इस कोड को, क्योंकि बेसिकली जो थ्रेड है वो एग्जीक्यूट किसको कर रही है, इसी कोड को कर रही है, इसी से हमको आउटपुट आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करेंगे, ठीक है? सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ देखो, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब हम इसको बचने के लिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करेंगे। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ कैसे करेंगे, रन मेथड के अंदर हमने सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिखा, क्या सिंक्रोनाइज्ड, और दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट वो पास कर दिया। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सिंक्रोनाइज्ड दिस, ठीक है? दिस क्या बता रहा है, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है? ये तो क्या होगा, जैसे 2 थ्रेड यहाँ पे आ जाएंगी, दोनों थ्रेड T1 और T2 रन मेथड के अंदर तो आ जाएंगी, बट ये जो कोड है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कोड को सिर्फ एक थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट करेगी,
और उसको कौन सी थ्रेड करेगी, जो भी थ्रेड लॉक लेगी, क्योंकि सिंक्रोनाइज डॉट दिस मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट, जो भी थ्रेड करंट क्लास के ऑब्जेक्ट पर लॉक ले लेगी वो थ्रेड इसको एग्जीक्यूट करेगी, ठीक है, इस कोड को। तो यहाँ पे ये हम श्योर नहीं कह सकते कि पहले थ्रेड 1 को लॉक मिलेगा या थ्रेड 0 को मिलेगा। पहले थ्रेड 1 पूरा काम करेगी एक से लेके 100 तक प्रिंट करने का, या थ्रेड 0 करेगी या थ्रेड 1 करेगी। बट हाँ, इतना श्योर कह सकते हैं कि अगर थ्रेड 0 करेगी तो थ्रेड 0 पूरा कंप्लीट करेगी, बीच में कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बीच में थ्रेड 0 और थ्रेड 1 एक दूसरे के बीच में एंटर नहीं करेंगे, ठीक है। इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखोगे अभी जो ऐसा हो रहा था कि थ्रेड 0 ने कुछ वैल्यू प्रिंट करी 1 से 13 तक, उसके थ्रेड 1 आ गई। तो ऐसा नहीं होगा अब, क्योंकि हमने सिंक्रोनाइज कर दिया। अब एक बार में ये जो सिंक्रोनाइज्ड कोड है, सिंक्रोनाइज्ड कोड मतलब जो सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, वो एक बार में एक ही थ्रेड एग्जीक्यूट करेगी, जिससे क्या होगा कि ये जो कोड है वो या तो थ्रेड 0 करेगी या थ्रेड 1 करेगी। जब थ्रेड 0 कंप्लीट कर लेगी वो लॉक छोड़ देगी, उसके बाद थ्रेड 1 करेगी। तो यहाँ पर देखो, पहले थ्रेड 1 को चांस मिला, थ्रेड 1 ने लॉक ले लिया, लॉक लेने के बाद उसने पूरा, आप देखोगे 1 से लेके 100 तक प्रिंट किया होगा, बीच में कोई भी थ्रेड 0 नहीं आ रही होगी, ठीक है। ये देखो 100 तक, ठीक है। इसके बाद थ्रेड 0 स्टार्ट हुई और उसने अपना पूरा 100 तक प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रेड 1 को पहले लॉक मिला, थ्रेड 0 को बाद में मिला, बट जिसको भी मिला उसने पूरा काम किया अपना, ठीक है। अब हम फिर से करते हैं, अब देखो, ठीक है, इसको कई बार चलाते हैं हम। देखो अब इसमें क्या हुआ, अब थ्रेड 0 को पहले लॉक मिल गया, ठीक है, थ्रेड 0 को मिल गया, थ्रेड 0 है। लेकिन जैसे ही थ्रेड 0 को मिला तो देखो थ्रेड 0 अपना पूरा काम करेगी, बीच में किसी को एंटर नहीं करने देगी, बीच में चाहे वो 100 थ्रेडें हों, 100 थ्रेडें भी होंगी तो 100 में से किसी को एंटर नहीं करने देगी जब तक पूरा काम फिनिश नहीं कर लेगी अपना, क्योंकि लॉक उसके पास है, ठीक है। तो जिसके पास लॉक है वो थ्रेड अपना काम पूरा करेगी, उसके बाद लॉक को रिलीज कर देगी, लॉक को छोड़ देगी। उसके बाद जो दूसरी थ्रेड यहाँ पर वेट कर रही है वो लॉक लेगी, इस पे दिस हमने डाला है तो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको, उस पर लॉक लेगी और अपना काम करेगी। यहाँ पे हम अगर और भी थ्रेड बना लें, जैसे हमने ये बनाई है, तो इसकी जगह हम और भी थ्रेड बना लें, तब भी आप यही आउटपुट देखोगे कि एक बार में एक थ्रेड अपना काम कर रही है। बट कौन सी थ्रेड पहले करेगी कौन सी थ्रेड बाद में करेगी इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, बट जो भी करेगी वो अपना पूरा काम फिनिश करेगी, उसके बाद दूसरी थ्रेड को काम मिलेगा, दूसरा थ्रेड को चांस मिलेगा काम खत्म करने का। ठीक है, ये देखो सर इसमें दिस समझा दीजिए थोड़ा, दिस में करंट क्लास थोड़ा का कंफ्यूजन हो रहा है, करंट क्लास इसमें का दिस क्यों ले रही है? ऑब्जेक्ट, दिस करंट क्लास का ऑब्जेक्ट जो स्टार्टिंग में ही पढ़े थे, दिस और सुपर। नहीं वो तो मतलब इसमें क्या कोई वेरिएबल तो डिफाइन किया नहीं है अपन ने, तो उसको करंट वेरिएबल को बताने के लिए ऑब्जेक्ट बोला है। ऑब्जेक्ट करंट, जो भी करंट क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट, करंट दिस जो होता है वो करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। दिस और सुपर पढ़े थे ना हम, जो भी जो हाँ भी सर वो तो पढ़े थे। हाँ, जो भी इस समय जो ऑब्जेक्ट होगा, जिस ऑब्जेक्ट पे थ्रेड काम करेंगी वो ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे ये दिस किस तरीके से काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो अब उन्हें अभी एग्जीक्यूट किया है, तो इसमें करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ये किसको कॉल कर रहा है? कॉल किसी को नहीं कर रहा, दिस दिस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बताता है। जहाँ या तो हम खुद का ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमको जिस पर लॉक चाहिए, जो भी यहाँ पर लॉक जिस पर थ्रेड काम करना चाहेगी, उस जो ऑब्जेक्ट होगा प्रेजेंट में उसको बताएगा करंट में, जिस पे थ्रेड ये काम करेगी। तो ये जो है ये है ए का ऑब्जेक्ट हमने बनाया नहीं है, ठीक है, हमने नहीं बनाया, उस पर ये काम कर रही है, ये जो थ्रेड है उस पर काम कर रही थ्रेड के ऑब्जेक्ट पे। ये जो ऑब्जेक्ट हमने पास किया है ना ये जो करंट क्लास का मतलब होता है कि ये जो आपका जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट जो आप नहीं बना रहे हो, एक एक डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट मान लो करंट का, जो करंट जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हो तो एक करंट क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। करंट क्लास का मतलब जो आपकी जो क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट जो आपने नहीं बनाया बट वो है।
तो अपन ने इसमें बनाया तो है, मतलब ऐसे ये इक्वल ये वो न्यू हाँ ये बनाया है, लेकिन जो इसको नहीं, इसको पॉइंट नहीं कर रहा। कैसे समझाऊं, मैंने वहाँ पे आपको समझाया था। नहीं, वहां पे तो हाँ समझ में आ गया था, जैसे तो वेरिएबल्स को कॉल करा रहे थे तो समझ में आ रहा हाँ था वहां हाँ, पे। तो वैसा ही है कि जो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे अवेलेबल है थोड़ा अभी, कंफ्यूजन। जिस जिस ऑब्जेक्ट पे थ्रेड काम कर रही है वो थ्रेड बता रहा है। यहाँ पे आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, जैसे ए पास यहाँ पे ये या तो बनाना पड़ेगा या पास करना पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे आप एक बना लो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हो, जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो पास कर सकते हो, या अगर आप नहीं बनाओगे तो वो एक डिफ़ॉल्ट जो ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, वो पास हो जाएगा। मतलब ये करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को बता दी हाँ, जो दिस होता है, डिफॉल्ट। करंट मतलब जिस पे काम कर रहे हो आप, जिस क्लास के ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे हो वो एक ऑब्जेक्ट बनता है। ओके सर। उस करंट क्लास के ऑब्जेक्ट से आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी क्लास के वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे आपको वेरिएबल अगर आपने डिफाइन किए हैं इंट आई इक्वल टू 0, आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं, जैसे इस क्लास का अगर हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करें, ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या देते हैं, जैसे यहाँ पे वेरिएबल्स की इंट वैल्यू इंट आई दिया, वेरिएबल। ठीक है। अब इंट आई दिया और इसके अंदर हम आई दिया, तो इसके अंदर जब हम ये लिखते हैं दिस डॉट आई इक्वल टू आई, तो आई बेसिकली क्या होता है, सॉरी, बेसिकली वेरिएबल को कैसे कॉल करते हैं हम, ऑब्जेक्ट बना के, ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर सकते हैं। तो इस जो वेरिएबल है इसको कैसे पॉइंट करेंगे, इसको पॉइंट करते हैं हम करंट क्लास का ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो क्लास है इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम दिस बोलते हैं, ये जो है वो इसको बता रहा है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट भी, इसको हम ऐसे भी पॉइंट, अगर इसको हमको कॉल करना हुआ तो ए डॉट आई ऐसे हम कॉल करेंगे इसको, ठीक है। जो क्योंकि जो वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा, और जैसे मेथड को कॉल करते हैं डॉट ऑपरेटर का यूज़ करके, ऐसे ही वेरिएबल को करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, तो कैसे पॉइंट करेंगे इसको, कि करंट क्लास, मतलब ये जो क्लास है इसके अंदर एक वेरिएबल है, उसको पॉइंट करना है या बताना है, तो हम दिस डॉट आई का यूज़ करते हैं इस तरीके से। तो ऐसे ही जब हम इसमें पास करेंगे तो दिस जो पास कर रहे हैं वो वही ऑब्जेक्ट है जो जिसका काम होता है इस जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करने के लिए। वो वेरिएबल ऑब्जेक्ट मतलब करंट क्लास का ऑब्जेक्ट है वो। नहीं, ऐसे मतलब इसमें सिंक्रोनाइज जो मेथड है अपन ने उसमें वेरिएबल पास किया है, तो पैरामीटर पास कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ये दिस जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, ओके। ठीक है, ओके। ये ऑब्जेक्ट होता है। और ये सिंक्रोनाइज ब्लॉक है, मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें हम कोई भी पर्टिकुलर तो ऑब्जेक्ट, ब्लॉक हाँ ऑब्जेक्ट भी नहीं लगाते ना अपन क्या, इसमें, हुँ? जैसे अगर मैं ब्लॉक होता तो इसमें एक कोष्टक लगा रहे हैं ना अपन, छोटा, इसको क्या बोलते हैं, नहीं, पैरेंथेसिस लगा रहे हैं अपन हाँ ये इसमें, हाँ तो हाँ, ये तो ब्लॉक में लगता ये है। ब्लॉक है, ब्लॉक है, ब्लॉक में हम पास कर रहे हैं। मेथड होता तो ये इस तरीके का मेथड होता, मेथड का नाम होता, उसके आगे सिंक्रोनाइज लिखते हैं। इस सिंक्रोनाइज ब्लॉक में हम वो पास करते हैं कि किस ऑब्जेक्ट पे हमको लॉक चाहिए। सिंक्रोनाइज ब्लॉक मेथड के अंदर है, मेथड के बाहर नहीं है। ओके सर, ये ब्लॉक है वो। हाँ ब्लॉक है, ये मेथड नहीं है, ठीक है। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक बनाया, तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक से या ब्लॉक बनाओ या मेथड बनाओ, देखो रन मेथड को हम सिंक्रोनाइज नहीं बना सकते, क्योंकि ये जो रन मेथड है वो किसका मेथड है, वो रनेबल इंटरफेस का पहले से डिफाइन है। तो इसका जो इसकी डेफिनेशन है वो तो चेंज नहीं कर सकते, इस वजह से हमने यहाँ पे सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ किया, ठीक है। हम अपना खुद का मेथड बना सकते हैं, उसमें हम सिंक्रोनाइज्ड पूरे के पूरे मेथड को भी सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रन मेथड को सिंक्रोनाइज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा मेथड नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन हमने क्या निकाला, सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना दिया।
ठीक है। अब जो डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनाइज दिस एंड सिंक्रोनाइज्ड सम क्लास डॉट एंड सिंक्रोनाइज ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो मैंने बताया था यहाँ पे आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हो। जैसे ये एक क्लास है, आप ए इक्वल टू न्यू ए ये भी पास कर सकते हो। अब यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट ही पास कर सकते हो और यहाँ पे आप ये भी पास कर सकते हो ए डॉट क्लास। ठीक है, ए जो क्लास का नाम है डॉट क्लास, ये क्या बताता है, इनमें डिफरेंस है। क्या क्या डिफरेंस है? सिंक्रोनाइज्ड दिस, सिंक्रोनाइज में आप दिस पास कर रहे हो उसका क्या मतलब है। सिंक्रोनाइज में आप क्लास का नाम डॉट क्लास पास कर रहे हो उसका क्या मतलब है। और सिंक्रोनाइज के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पास कर रहे हो उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो सिंक्रोनाइज दिस गेट द लॉक ऑन करंट ऑब्जेक्ट जो है, जो जब आप ये करते हो तो ये लॉक हमको देता है करंट करंट ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, जो भी आपका करंट ऑब्जेक्ट हो, अभी जो चल रहा होगा, अभी जो बना होगा, अभी जो यूज हो रहा होगा करंट का, तो अभी जो ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है वो ऑब्जेक्ट। सिंक्रोनाइज्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पास करने का मतलब है हम कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं जो पहले से बना हो वो भी, और जो करंट में नहीं बना, मतलब कोई भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, उनमें से अगर हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट यूज करना चाहें तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं। अगर हम क्लास का नाम डालते हैं तो हमें मिलता है क्लास लेवल का लॉक। तो हमें क्या मिलता है? क्लास लेवल का लॉक। इन दोनों से हमको मिलता है ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक। किससे? सिंक्रोनाइज दिस और ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट को बताता है और ये भी ऑब्जेक्ट को बता रहा है। और ये जो है जब क्लास वेरिएबल क्लास पास करते हैं तो ये हमको बताता है कि इससे हमको क्लास लेवल का लॉक मिलेगा। ठीक है, हेलो। अच्छा। तो आपसे अगर डिफरेंस पूछा जाए दिस, तो आप बोलोगे कि इससे करंट क्लास के ऑब्जेक्ट पे लॉक मिलेगा। पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट पास किया तो हमको किसी पर्टिकुलर का मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट पे हम, जैसे हमने कई सारे ऑब्जेक्ट बना लिए ए क्लास के, A1 A2 A3 A4 A5, तो हमको A2 पे लॉक चाहिए तो वो A2 पास कर देंगे उसमें, तो उस पर लॉक मिल जाएगा। अगर हमने क्लास का नाम डॉट क्लास डाल दिया तो हमको क्लास लेवल का लॉक मिल जाएगा। क्लास लेवल का लॉक मैंने कल बताया था कि कैसे काम करता है, कि सारे के जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे उस क्लास के वो सब पे लॉक मिल जाएगा उसको। ठीक, अब यहाँ पे कुछ समझो। वाइल द थ्रेड इज एग्जीक्यूटिंग एनी सिंक्रोनाइज मेथड, कुछ ठीक है, जब कोई थ्रेड किसी सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर रही ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट है, मान लिया ऑब्जेक्ट, इसमें एक सिंक्रोनाइज वॉइड M1 मेथड है। ठीक है, सिंक्रोनाइज मेथड है। तो पहली बात कह रहे हैं कोई थ्रेड है वो एग्जीक्यूट कर रही है सिंक्रोनाइज मेथड को ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट। द रिमेनिंग थ्रेड आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूटिंग सिंक्रोनाइज मेथड ऑन द गिवन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली। मतलब क्या है, जो कल मैंने बताया था T1 और T2 दो थ्रेड है। T1 थ्रेड इस सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है, तो अदर थ्रेड जो T2 है वो इस सिंक्रोनाइज्ड मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि लॉक इस T1 थ्रेड ने ले रखा है। ठीक है, बट रिमेनिंग थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट एनी नॉन सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड अदर स्टैटिक मेथड साइमल्टेनियसली। मतलब क्या, मान लिया इसमें M1 तो सिंक्रोनाइज था, एक M2 मेथड है जो नॉर्मल मेथड है, ठीक है, जो हम इंस्टेंस मेथड है, और एक M3 मेथड है जो कैसा है, स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड है। तो T2 जो है वो इस सिंक्रोनस मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती जब तक ये कर रही है T1, बट T2 इन दोनों को एग्जीक्यूट कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें इनको एग्जीक्यूट करने के लिए लॉक की जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? हेलो। अच्छा। T1 अगर किसी सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है तो T2 जो है वो उसी सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकती क्योंकि लॉक जो है वो T1 के पास है। बट T2 जो है वो M2 और M3 को एग्जीक्यूट कर सकती है क्योंकि M2 सिंक्रोनाइज नहीं है और M3 भी सिंक्रोनाइज नहीं है। स्टैटिक है बट सिंक्रोनाइज नहीं है, क्योंकि नॉर्मल मेथड को और स्टैटिक मेथड को अगर एग्जीक्यूट करना है तो लॉक की ज़रूरत नहीं होती। लॉक की ज़रूरत सिर्फ उसी मेथड को एग्जीक्यूट करने के लिए होती है जो सिंक्रोनाइज्ड है। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं स्टैटिक की।
while the thread is executing any static synchronized method, जब कोई थ्रेड किसी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है, द रिमेनिंग थ्रेड्स आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट एनी अदर स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड साइमल्टेनियसली। ठीक है, वही क्या अगर ये स्टैटिक और सिंक्रोनाइज्ड है, ये जो मेथड है वो स्टैटिक और सिंक्रोनाइज्ड है, और T1 अगर इसको एग्जीक्यूट कर रही है तो T2 को ये अलाउड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब हाँ, ओके, नहीं नहीं, स्टैटिक देन द रिमेनिंग थ्रेड आर नॉट अलाउड टू एग्जीक्यूट एनी अदर स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड। हाँ, क्या कह रहे हैं अब ये? अब यहाँ पे एक है कि T1, यहाँ पे दो मेथड है, स्टैटिक सिंक्रोनाइज, स्टैटिक सिंक्रोनाइज। ठीक है, M2 भी मान लिया स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड है, तो T1 अगर इसको एग्जीक्यूट कर रही है एक को, तो T2 इसको भी नहीं कर सकती। किसको? स्टैटिक सिंक्रोनाइज। मान लिया दो मेथड है स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड, अगर एक थ्रेड ने लॉक लिया तो पूरे की पूरी क्लास लेवल का लॉक लग जाएगा, तो T2 जो है वो इसके किसी भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगी। बट द रिमेनिंग थ्रेड आर अलाउड टू एग्जीक्यूट नॉर्मल स्टैटिक मेथड, नॉर्मल इंस्टेंस मेथड एंड सिंक्रोनाइज इंस्टेंस मेथड साइमल्टेनियसली। देखो समझो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि अगर ये है, इसमें स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है M1, स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है M1। ठीक है, दूसरा भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड मेथड है M2, तीसरा एक नॉर्मल मेथड है, चौथा सिर्फ अकेला स्टैटिक मेथड है, और पांचवा सिंक्रोनाइज्ड स्टैटिक नहीं, सिर्फ सिंक्रोनाइज्ड है SY, सिंक्रोनाइज्ड M5। ठीक है, और T1 और T2 दो थ्रेड है, तो जब T1 स्टैटिक सिंक्रोनाइज को एग्जीक्यूट कर रही होगी तो T2 ना तो इसको एग्जीक्यूट कर सकती है क्योंकि ये भी स्टैटिक सिंक्रोनाइज है, और ना ही T2 किसी दूसरे स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है। आई बात समझ में? बट T2 जो है नॉर्मल सिंक्रोनाइज मेथड है, नॉर्मल सिंक्रोनाइज मेथड जो स्टैटिक नहीं है उसको एग्जीक्यूट कर सकती है, इंस्टेंस मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है, और स्टैटिक मेथड को एग्जीक्यूट कर सकती है। आई बात समझ में? हेलो, हेलो। हम्म, हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। स्टैटिक और सिंक्रोनाइज दोनों ही हैं, और दो मेथड है, मतलब इससे क्या हुआ, क्लास लेवल का लॉक मिल जाता है। तो अगर दो मेथड स्टैटिक सिंक्रोनाइज्ड हैं और एक थ्रेड ने इस पर लॉक ले लिया, तो ये दूसरे जो स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड है उसको दूसरी थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकती। बट बाकी अगर और टाइप का मेथड है, नॉर्मल मेथड है, स्टैटिक मेथड है, इवन सिंक्रोनाइज भी मेथड है, ओनली सिंक्रोनाइज, स्टैटिक सिंक्रोनाइज नहीं, ओनली सिंक्रोनाइज, तो उसको भी ये एग्जीक्यूट कर देगी। ठीक है, ओके। सर इसमें एक चीज पूछना है मुझे। बोलो। जैसे T1 थ्रेड है वो स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है, हम्म, उसमें जैसे वो पूरा कंप्लीट कर लेगी जब भी किसी दूसरे मेथड पर जाएगी, या हाँ फिर जी, ये चलता रहेगा और नहीं दूसरा नहीं नहीं साइड में नहीं काम चलता नहीं, रहेगा? ये सिर्फ इसी को जैसे इसको कंप्लीट करेगी ये लॉक छोड़ देगी। T1 S1 M1 को कंप्लीट करेगी, लॉक छोड़ देगी, और जो यहाँ पे और भी एक T2 है वो वेट कर रही है। अगर मान लीजिए इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको M2 को, T2 M2 को एग्जीक्यूट करना है, तो वेट करेगी क्योंकि लॉक इसके पास है। अगर इनको एग्जीक्यूट करना है M3 M4 M5 तो वेट नहीं करेगी, T2 इसका काम करती रहेगी। अब मान लिया कि T1 M1 को एग्जीक्यूट कर रही थी, ठीक है, और T2 इसको एग्जीक्यूट करना चाह रही थी, बट इसके लिए लॉक चाहिए, जो लॉक है नहीं, तो T2 ने सोचा चलो मैं M5 को एग्जीक्यूट कर लेती हूँ, ये M2 को एग्जीक्यूट करने में लग गई। अब ये M2 को एग्जीक्यूट कर ही रही है कि इसका काम खत्म हो गया, इसने M2 को फिनिश कर लिया,
तो अब यहाँ पे M2 को फिनिश कर दिया और इसने लॉक छोड़ दिया। अब T1 को M2 एग्जीक्यूट करना है या M2 एग्जीक्यूट करना है, और T1 को भी करना है। मान लिया कि T1 को M2 एग्जीक्यूट करना है। अब T1 अगर लॉक तो फ्री है, T2 इधर बिजी है, तो फिर से लॉक फ्री है, तो T1 फिर से ले लेगी। ठीक है, अगर T1 और T2 दोनों ही फ्री हैं तो ये नहीं कह सकते कि फिर से लॉक किसको मिलेगा। ठीक है, अगर लॉक फ्री है तो हाँ, जब इसने स्टार्टिंग में छोड़ा लॉक और दूसरी थ्रेड वेटिंग है तो उसको मिल जाएगा। अगर कोई और वेटिंग थ्रेड है ही नहीं तो ये फिर से भी ले सकती है। ऐसा नहीं है कि बोलेगी कि मैंने तो एक बार काम कर लिया, मैंने एग्जीक्यूट कर लिया M1, अब तो मैं M2 बाद में एग्जीक्यूट करूँगी, पहले M2 को कर लें। तो नहीं, ये लॉक छोड़ेगी। अगर कोई वेटिंग थ्रेड होगी तो उसको लॉक मिल जाएगा, और कोई वेटिंग थ्रेड नहीं होगी, कोई वेट नहीं कर रहा होगा इस लॉक का, तो ये फिर से भी ले सकती है। मतलब एक मेथड एग्जीक्यूट करने के बाद लॉक छोड़ेगी ये। हाँ ऐसा नहीं है मतलब कि पूरा हाँ, नहीं नहीं नहीं, जितना सिंक्रोनाइज कोड होगा, चाहे वो मेथड हो, उसको एग्जीक्यूट करेगी, उसका तो लॉक छोड़ेगी, दूसरे को चांस देगी। मतलब सारे नहीं करेगी ऐसा, नहीं 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 मतलब नहीं स्टैटिक सिंक्रोनाइजेशन नहीं, 10 मेथडों को अगर आपको सारे कराने हैं तो क्या करना पड़ेगा, इस M1 के अंदर से आप M2 करा लो, M2 को कॉल करा लो, क्योंकि ये भी सिंक्रोनाइज मेथड है ये भी। तो आप इस M1 मेथड के अंदर से M2 करा लो, इससे क्या होगा, लॉक के ऊपर लॉक मिल जाएगा। इससे क्या होगा, तो जो आपके पास M1 लॉक था, उसी थ्रेड को लेके, उसी लॉक को लेके M1 जो T1 थ्रेड है उसी लॉक को लेके M2 में जंप कर जाएगी। ठीक है, अगर आपको लॉक नहीं छोड़ना है तो इस केस में आप क्या करोगे, एक चांस कैसे करोगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, कि M2 मेथड को M1 के अंदर से कॉल करा लो, तो वो उसी लॉक को लेके M2 में आ जाएगी, M2 को एग्जीक्यूट करेगी और वापस पहुंच जाएगी। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस केस में वो लॉक नहीं छोड़ेगी, उसी लॉक के सारे वो दूसरे मेथड में चली जाएगी। तो इस तरीके से सर अपने इनको भी करा सकते हैं, स्टैटिक और तो उनके इंस्टेंस लिए तो मेथड लॉक को। की ज़रूरत है ही नहीं ना, करा सकते हो लेकिन लॉक की ज़रूरत है इनके नहीं। अंदर कॉल हाँ करा दो ऑब्जेक्ट बना के, हाँ तो हाँ, उनको भी कर सकते बिल्कुल करा सकते हो। हैं। ओके सर। ठीक है, अब कुछ पॉइंट हैं जो सिंक्रोनाइजेशन से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या है, यू कैन यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड ओनली विथ मेथड्स बट नॉट विथ वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक इनिशियलाइजर एंड इंस्टेंस इनिशियलाइजर। जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज आप सिर्फ मेथड पे कर सकते हो। ठीक है, वेरिएबल पे नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्टर पे नहीं कर सकते, स्टैटिक ब्लॉक पे नहीं कर सकते, ठीक है, और इंस्टेंस ब्लॉक पे नहीं कर सकते। पहला पॉइंट, ठीक है, क्लियर है? जैसे ये है, आप ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं कर सकते। ये कंस्ट्रक्टर है, ये भी रॉन्ग है, कंपाइल टाइम एरर देगा। ये आपका स्टैटिक ब्लॉक है, आप इस पर भी अप्लाई नहीं कर सकते। और ये आपका इंस्टेंस ब्लॉक है, इस पर भी आप सिंक्रोनाइज नहीं लगा सकते, ये भी आपको कंपाइल टाइम एरर देगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टर स्टैटिक इनिशियलाइजर। स्टैटिक इनिशियलाइजेशन मतलब स्टैटिक ब्लॉक से होता है, एंड इंस्टेंस इनिशियलाइजर मतलब इंस्टेंस ब्लॉक कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड विथ सिंक्रोनाइज कीवर्ड बट दे कैन कंटेन सिंक्रोनाइज ब्लॉक। मतलब क्या है, इनको कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक ब्लॉक और इंस्टेंस ब्लॉक, इनको हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड इनके साथ नहीं लगा सकते, बट इनके अंदर हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हैं। जैसे ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर के यहाँ पे नहीं लगा सकते आप सिंक्रोनाइज, बस इसके अंदर आप सिंक्रोनाइज कीवर्ड, सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हो। स्टैटिक ब्लॉक है, आप यहाँ पे सिंक्रोनाइज नहीं लिख सकते, बट इसके अंदर आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना सकते हो। इंस्टेंस ब्लॉक है, ठीक है, ये इंस्टेंस ब्लॉक है, यहाँ से चालू होगा यहाँ खत्म होगा, तो इस यहाँ पे आप सिंक्रोनाइज नहीं लिख सकते, बट इसके अंदर आप सिंक्रोनाइज ब्लॉक बना सकते हो। तो क्या है कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक आप कंस्ट्रक्टर के अंदर, स्टैटिक ब्लॉक के अंदर और इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? डिफरेंस समझ में आया दोनों पॉइंटों में? यस सर। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए जरूरी है कि वो आपसे कोई प्रोग्राम नहीं बनवाएगा, बस आपकी डेप्थ नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकता है, क्या कंस्ट्रक्टर का यूज हम सिंक्रोनाइज कीवर्ड के साथ कर सकते हैं, क्या सिंक्रोनाइज को कंस्ट्रक्टर के साथ लगा सकते हैं? कंस्ट्रक्टर पर नहीं लगा सकते, उसके अंदर हाँ ब्लॉक बना सकते हाँ हैं जी, हाँ जी, सिंक्रोनाइज। ठीक है।
क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेथड कैन बी सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। फॉर स्टैटिक मेथड थ्रेड नीड क्लास लेवल लॉक एंड फॉर नॉन स्टैटिक मेथड थ्रेड नीड ऑब्जेक्ट लॉक। क्या पॉइंट कह रहा है ये कह रहा है कि जो नॉर्मल मेथड होते हैं जिसको नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस मेथड होते हैं उन पे भी सिंक्रोनाइज लगा सकते हैं और स्टैटिक मेथड पे भी हम सिंक्रोनाइज लगा सकते हैं। जब स्टैटिक मेथड पे सिंक्रोनाइज लगाते हैं तो जो लॉक मिलता है वो क्लास लेवल का लॉक मिलता है और इंस्टेंस मेथड पे जो सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगाते हैं उससे ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक मिलता है। ठीक है, ऐसे ये स्टैटिक मेथड है, इसके आगे हमने सिंक्रोनाइज लगाया है तो जो लॉक मिलेगा वो हमको क्लास लेवल का लॉक मिलेगा, क्लास लॉक। और जो नॉर्मल नॉन स्टैटिक मेथड है जिसमें स्टैटिक नहीं लगा हुआ है उस पर सिंक्रोनाइज लगाया हुआ है जिस पे हमको ऑब्जेक्ट लॉक मिलेगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज पॉसिबल दैट बोथ स्टैटिक सिंक्रोनाइज एंड नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड कैन रन साइमल्टेनियसली। मतलब स्टैटिक सिंक्रोनाइज और नॉन स्टैटिक सिंक्रोनाइज, ठीक है, मतलब एक ये दोनों साथ में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मतलब एक मेथड है सिंक्रोनाइज और स्टैटिक है और एक सिंक्रोनाइज अकेला है। ठीक है, तो ये दोनों साथ तो में, इनको सर एग्जीक्यूट करने वाले थ्रेड तो अलग अलग ही रहेंगी ना? हाँ थ्रेड अलग अलग रहेंगे लेकिन साथ में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि इसके लिए थ्रेड क्लास लेवल का लॉक लेगी और इसके लिए ऑब्जेक्ट लेवल का लॉक लेगी, तो दोनों लॉक अलग अलग रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अ मेथड कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। एक मेथड के अंदर हम ऐसा नहीं है कि एक ही सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हैं, कई सारे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मेथड है स्टैटिक, एक मेथड है स्टैटिक मेथड नाम से, एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक ये है, एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक ये है। ठीक है, ये नॉन स्टैटिक मेथड है, इस मेथड के अंदर भी हम सिंक्रोनाइज मेथड ब्लॉक ये है, एक ये है। तो सिंपल सी बात है कि एक मेथड के अंदर हम कई सारे सिंक्रोनाइज ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, सर इसमें जो फर्स्ट में लिखा है अपने शेयर डॉट क्लास, तो इसको क्लास लेवल का लॉक मिलेगा? हाँ 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 बिल्कुल। ओके। ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक कैन बी नेस्टेड। नेस्टेड का मतलब होता है जैसे ट्राई कैच नेस्टेड होते हैं कि एक ट्राई के अंदर हम ट्राई कैच लिख सकते हैं, ऐसी सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक के अंदर भी हम सिंक्रोनाइज लिख सकते हैं, सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक लिख सकते हैं। जैसे सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक लिखा, इसके अंदर हम फिर से सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने भी हम सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक लिख सकते हैं एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक इज वेरी स्लो। ठीक है, जो सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक होते हैं वो स्लो होते हैं, मतलब उनका एग्जीक्यूशन बहुत स्लो होता है। क्यों? क्योंकि भाई एक बार में एक थ्रेड काम करेगी तो परफॉर्मेंस स्लो होती है। दे डिक्रीज द परफॉर्मेंस, डिक्रीज का मतलब कम करना, द परफॉर्मेंस ऑफ एन एप्लीकेशन। जो सिंक्रोनाइज मेथड और ब्लॉक होते हैं वो आपकी एप्लीकेशन को स्लो बनाते हैं। सो यूज सिंक्रोनाइजेशन ओनली व्हेन यू नीड इट। इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ तभी करना चाहिए जब आपको ज़रूरत है, जब ज़रूरत नहीं है तो सिंक्रोनाइजेशन का फालतू में यूज़ ना करें। ठीक है, ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट का, यूज सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक इंस्टेड ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड। इंस्टेड ऑफ मतलब की वजह कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करो, सिंक्रोनाइज मेथड का यूज़ मत करो। क्यों? बिकॉज सिंक्रोनाइजिंग ब्लॉक ब्लॉक द स्मॉल पार्ट ऑफ मेथड बट सिंक्रोनाइज मेथड ब्लॉक कंप्लीट मेथड। क्योंकि अगर मेथड को सिंक्रोनाइज बना दोगे तो पूरा का पूरा कोड आपका ब्लॉक हो जाएगा, पूरे के पूरे कोड को एक बार में एक थ्रेड एग्जीक्यूट कर पाएगी। बट अगर ब्लॉक बना दोगे तो सिर्फ उस वो वाला ब्लॉक, जो ब्लॉक आपने बनाया उसको थ्रेड एक बार में एग्जीक्यूट करेंगी, मतलब एक एक करके करेंगे, बाकी पूरे मेथड को तो एक साथ कर सकती हैं। तो मेथड को सिंक्रोनाइज बनाने से पूरा का पूरा मेथड ब्लॉक हो जाता है, और जब सिंक्रोनाइज ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो पूरा मेथड ब्लॉक ना होकर केवल उतना पार्ट ब्लॉक होता है जिस पे हमने सिंक्रोनाइजेशन ब्लॉक लगाया हुआ है। आई बात समझ में? यस सर। तो ये पॉइंट है सिंक्रोनाइजेशन से। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजेशन आज ये कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो।